डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप फिट एंड फाइन होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, लार्ज इंटेस्टिन और लिवर। लार्ज इंटेस्टिन इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ GIT. It extends from ileum to anus. It is 6.5 centimeter in diameter, which is larger than that of small intestine. That is why it is said to be large intestine. तो लार्ज इंटेस्टिन को लार्ज इंटेस्टिन कहा जाता है उसके लार्जर डायमीटर की वजह से, न कि लेंथ की वजह से। इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टिन से कम होती है। यह सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल पर मुश्तमिल है। सीकम से हम स्टार्ट करते हैं। सीकम एक ब्लाइंड पाउच है। ब्लाइंड कहते हैं ऐसी सेक या ट्यूब जिसका एक एंड बंद हो, उसे ब्लाइंड कहते हैं। ब्लाइंड के आमतौर पर मानी है अंधा, लेकिन यहां पे ब्लाइंड के मानी है वो सेक या ट्यूब जिसका एक सिरा बंद हो, उसे ब्लाइंड कहा जाता है। तो सीकम एक ब्लाइंड सेक है। इलियोसीकल वेल्व के नीचे, इलियोसीकल स्फिंक्टर के नीचे सीकम एक ब्लाइंड पाउच का नाम है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसके निचले सरफेस से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब निकलती है। इस ब्लाइंड ट्यूब को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। वर्मीफॉर्म का मतलब है वर्म लाइक, कीड़ानुमा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर लिम्फ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टिन का दूसरा पार्ट है कोलन। कोलन लार्ज इंटेस्टिन का सबसे लंबा पार्ट है। इसकी लंबाई 1.5 से 1.8 मीटर तक होती है। यह 4 पोर्शंस पर मुश्तमिल है: एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। रेक्टम जो है, रेक्टम ये एक स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है। ये सिग्मोइड कोलन को एनल कैनाल के साथ मिलाती है। एनल कैनाल जो है एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी 2 से 3 सेंटीमीटर हिस्सा है। द लास्ट 2 to 3 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज एनल कैनाल। इसको एनल कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कैनाल बाहर की तरफ खुलती है एनस के जरिए। एनस के गिर्द भी एक स्फिंक्टर होता है, बल्कि ये 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल का बना है, तो लिहाजा ये हमारे इख्तियार में नहीं है। स्मूथ मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते, जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल का बना है, ये हमारे इख्तियार में होता है। तो एनल स्फिंक्टर्स 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर वाला हमारे इख्तियार में नहीं है और बाहर वाला हमारे इख्तियार में है। तो ये है लार्ज इंटेस्टिन का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टिन के फंक्शंस के बारे में। लार्ज इंटेस्टिन का एक फंक्शन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके दीगर फंक्शन जरूर हैं। उनमें से एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स से हम यहां मुराद सॉल्ट्स ले सकते हैं। यहां पे 2 टर्म्स की पहले मैं वजाहत करूंगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। किसी भी चीज के का वो हिस्सा जो ओरिजिन के नजदीक है उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, और किसी भी चीज का वो हिस्सा जो ओरिजिन से दूर है तो उसे डिस्टल कहा जाता है। तो प्रॉक्सिमल के मानी है नियर द ओरिजिन एंड डिस्टल के मानी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लार्ज इंटेस्टिन का जो प्रॉक्सिमल हाफ होता है, जो इब्तिदाई आधा हिस्सा होता है, उसका काम वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन है रेजिडुअल काइंड से। जो काइंड स्मॉल इंटेस्टिन से लार्ज इंटेस्टिन में पहुंचता है, तो इस बचे खुचे काइंड से, रेजिडुअल काइंड से वाटर और सॉल्ट्स
ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं प्रॉक्सिमल हाफ में। इसके नतीजे में जो काइम है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड मैस में तब्दील होता है। इस सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल को फीसिस कहा जाता है। यह फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल पोर्शन में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। लार्ज इंटेस्टाइन में कई किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, मसलन विटामिन के और बायोटिन। बायोटिन एक बी विटामिन है। ये विटामिन जो है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उनको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। तीसरा जो फंक्शन है वो है एसिडिटी रिडक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शंस। लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट होते रहते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एसिडिटी काइम में मौजूद फैटी एसिड्स या दूसरे कंपोनेंट्स की वजह से होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कई अक़साम के बैक्टीरिया हैं और इनमें से बहुत सारे नॉन पैथोजेनिक हैं। नॉन पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉज न करने वाले। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए अहम है। ये अटैच होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लाइनिंग के साथ और अटैच होकर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैच होने से रोकते हैं। इस तरह हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन से महफूज रहते हैं। इस फिनोमिनन को कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। अगले टॉपिक पर हम आते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। डेफिकेशन के मानी है बॉडी से फीसिस को पास आउट करना। द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डेफिकेशन और इजेक्शन। डेफिकेशन को बायोलॉजी में इजेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स कहा जाता है बॉडी का किसी स्टिमुलस के जवाब में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स। अब ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है? रेक्टम में फीसिस की मौजूदगी की वजह से जो रिफ्लेक्स पैदा होता है उसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो हम यू डिफाइन कर सकते हैं द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू द प्रेजेंस ऑफ फीसिस इन द रेक्टम इज नोन एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स। अब पढ़ेंगे जी डेफिकेशन रिफ्लेक्स इन एडल्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट्स की तरह लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टॉसिस होता है। जब पेरिस्टॉसिस से सिग्मोइड कोलन से फीसिस रेक्टम में पहुंचता है तो रेक्टम फिल हो जाता है। इस इफेक्ट को हम अपने इरादे से वॉलंटरीली खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? सांस रोककर और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इस इफेक्ट को हम वॉलंटरीली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर हम सांस रोकें और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके नतीजे में भी फीसिस सिग्मोइड कोलन से रेक्टम में पहुंच जाएगा। जब रेक्टम में फीसिस पहुंचता है तो रेक्टम फिल हो जाता है और रेक्टम की वॉल डिस्टेंड हो जाती है। इसके नतीजे में एक रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है जिसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स के पार्ट के तौर पर सबसे पहले इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल का बना है। ये इनवॉलंटरीली रिलैक्स होता है डेफिकेशन रिफ्लेक्स के दौरान। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को भी सिग्नल जाता है। तो हमें अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं तो हमें रेस्ट रूम जाने की जरूरत पेश आती है। तो अगर हम रेस्ट रूम पहुंचते हैं तो हमारे
विल के तहत फीसिस का एक्सपल्जन होता है। तो वो रिफ्लेक्स जिसके नतीजे में बिलाखिर फीसिस का एक्सपल्जन होता है बॉडी से, उसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। अगर डेफिकेशन रिफ्लेक्स को दबाया जाए तो ये चंद मिनट बाद जो है खत्म हो जाता है, ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। इसको दबाए रख सकते हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को अपनी मर्जी से कॉन्टैक्ट स्टेट में रखकर डेफिकेशन रिफ्लेक्स को सप्रेस किया जा सकता है। इस सूरत में डेफिकेशन रिफ्लेक्स चंद लम्हों बाद जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं समझा जाता हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा करने से ये फीसिस दोबारा ऊपर सिग्मोइड कोलन में चला जाता है, सिग्मोइड कोलन और डिसेंडिंग कोलन में चला जाता है, और इसके नतीजे में मजीद वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पैदा होती है। इन्फेंट्स में डेफिकेशन रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म वही है जो एडल्ट्स में होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इन्फेंट्स में, शीर खार बच्चों में जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है डेफिकेट करते हैं, यानी वो अपने रेक्टम को खाली कर देते हैं। अब दोबारा हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स का एक जायजा लेंगे। इलियोसीकल वेल्व नाम से जाहिर है ये इलियम और सीकम के जंक्शन पर मौजूद है, इसीलिए इसको इलियोसीकल वेल्व या स्फिंक्टर कहते हैं। इस इलियोसीकल वेल्व के नीचे जो ब्लाइंड सेक होती है उसे सीकम कहा जाता है। सीकम ओपन होता है असेंडिंग कोलन में। ये दोनों सीकम और असेंडिंग कोलन दोनों हमारे बॉडी के राइट साइड पे होते हैं। एसेंडिंग कोलन इसलिए कहा जाता है, ये ऊपर की तरफ असेंड करता है, ऊपर जाके ये लिवर के नीचे, लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में से, तो लिवर के नीचे पहुंच के ये टर्न होता है लेफ्ट की जानिब और ट्रांसवर्स कोलन बनाता है, और ये लेफ्ट साइड पर आता है जी। ट्रांसवर्स कोलन हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड पर आता है, वहां स्प्लीन के नीचे दोबारा टर्न होता है नीचे की तरफ और डिसेंडिंग कोलन बनाता है। डिसेंडिंग कोलन यहां पे डी होना चाहिए। तो डिसेंडिंग कोलन जो है फिर सिग्मोइड कोलन में ओपन होता है। सिग्मोइड का मतलब है एस शेप्ड, क्योंकि गालिबन ये एस की शक्ल का होता है, इसीलिए इसका नाम है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन ओपन होता है रेक्टम में, जो कि हमने पहले भी बताया कि ये स्ट्रेट मस्कुलर पार्ट है। ये ओपन होता है एनल कैनाल में, जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, और ये बाहर खुलता है एनस के जरिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम लिवर को कवर करेंगे। लिवर वाइटल ऑर्गन्स में से एक है। वाइटल ऑर्गन कहते हैं ऐसा ऑर्गन जो जिंदगी के लिए निहायत अहम हो। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ये होता कहां पे है? ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड पर होता है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर साइड में लिवर पाया जाता है। इसके 4 लोब्स होते हैं। लोब कहते हैं सेम ऑर्गन के पार्ट्स को। 2 बड़े लोब्स होते हैं, 2 छोटे लोब्स होते हैं। सो लिवर कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स, 2 मेजर लोब्स एंड 2 माइनर लोब्स। लिवर के इंफीरियर सरफेस पे एक खास जगह होती है जिसे पोर्टा कहते हैं। पोर्टा के मानी है गेट। गेट आप जानते हैं, किसी भी गेट से किसी बिल्डिंग में एंटर भी होते हैं और उसी के जरिए बाहर भी हम जाते हैं। तो यही काम कमोबेश पोर्टा का लिवर में है। पोर्टा वो जगह है, पोर्टा लिवर के इंफीरियर सरफेस पर वो जगह है जहां पे ब्लड वेसल्स, डक्ट्स और नर्व्स एंटर होती है या एग्जिट होती है। लिवर के हर मेजर लोब से एक हेपेटिक डक्ट निकलती है।
इस तरह से एक राइट हेपेटिक डक्ट होती है और दूसरी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलती है। सिस्टा कहते हैं स्टेक को, स्टेक से यहां मुराद है गॉल ब्लैडर। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन करती है सिस्टिक डक्ट के साथ और इस तरह से कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे गुजरती है और पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर के ड्यूडेनम के मेजर पेपिला पे ओपन होता है। यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हेपेटो पेंक्रियाटिक स्फिंक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं जी बाइल की। बाइल लिवर की सिक्रीशन को कहते हैं। यह एक पेयर शेप सेक के अंदर स्टोर होता है। लिवर सेल्स बाइल प्रोड्यूस करते रहते हैं और यह स्टोर होता है एक नाशपाती की तरह की थैली में। इस थैली को गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है वाटर, सॉल्ट्स, पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, म्यूकस, सेल्स और सेल डेब्री का। सॉल्ट्स में सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट शामिल है। पिगमेंट्स में बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन वगैरह शामिल है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है। सेल्स और सेल डेब्री का मतलब है इसमें सेल्स भी होते हैं और सेल के पार्ट्स भी होते हैं, डेड सेल्स के पार्ट्स वगैरह। बाइल सॉल्ट्स, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि बाइल सॉल्ट्स में सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट शामिल हैं। इनके दो फंक्शंस हैं। अहम फंक्शन है एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन में फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। इस स्मॉलर ग्लोब्यूल्स की शक्ल में फैट को इमल्शन कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन का नाम दिया जाता है। बाइल सॉल्ट्स का दूसरा काम है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को विलाई के लेक्टियल में एब्सॉर्ब करना। तो ये दो अहम फंक्शंस हैं बाइल सॉल्ट्स के, एमल्सिफिकेशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। बाइल सॉल्ट्स में मैंने अभी जैसे कि अर्ज किया दो पिगमेंट्स होते हैं। उनमें से अहम पिगमेंट है जी बिलीरुबिन। बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से डिराइव होता है। जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है और इसके नतीजे में हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। ये बिलीरुबिन जो है बाइल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां मॉडिफाई होकर सिंपलर पिगमेंट्स में तब्दील होता है। मसलन स्टर्कोबिलिन्स में। स्टर्कोबिलिन्स ब्राउन पिगमेंट होते हैं। इन ब्राउन पिगमेंट्स की वजह से हमारे फीसिस का कलर ब्राउन होता है। कुछ बाइल पिगमेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड में एब्सॉर्ब होते हैं और ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचते हैं। किडनी जो है इन्हें मॉडिफाई करता है और यूरिन में एक्सक्रीट करता है। इन पिगमेंट्स का कलर चूंकि येलो होता है इसीलिए हमारे यूरिन का कलर भी येलो होता है। अब आगे बात करते हैं बाइल की सिक्रीशन में दो हार्मोन्स का किरदार। एक हार्मोन है सिक्रीटिन और दूसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकिनिन। कोलिसिस्टोकिनिन को हम शॉर्ट करके सीसीके भी कहते हैं। तो फैटी एसिड्स जो है ड्यूडेनम में मौजूद फैटी एसिड्स की स्टिमुलेशन की वजह से खास एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। इन एंडोक्राइन सेल्स को हम सीसीके सेल्स कहते हैं और ये एंडोक्राइन सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कोलिसिस्टोकिनिन कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन जानने के लिए हमें इसके नाम पे गौर करना होगा। कोली का मतलब है बाइल, सिस का मतलब है थैली, थैली से यहां मुराद है गॉल ब्लैडर, किनिन का मतलब है मूवमेंट, यानी गॉल ब्लैडर की मूवमेंट। ये जो हार्मोन है ये ब्लड के जरिए गॉल ब्लैडर के वॉल पर एक्ट करता है और इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनता है। इसके नतीजे में
बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के डक्ट्स में आ जाता है। इसके अलावा जो है यही हार्मोन जो है यानी सीसीके हेपेटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से बाइल ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। अब दूसरा हार्मोन है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन भी एसिडिक काइम की स्टिमुलेशन से सिक्रीट होता है दूसरे किस्म के एंडोक्राइन सेल से, जिनको हम एस सेल्स का नाम दे सकते हैं। ये सिक्रिटिन जो है ये जाके लिवर पर एक्ट करता है, लिवर के डक्ट सेल्स पर एक्ट करता है और उन डक्ट सेल से बाइकार्बोनेट आयंस की बाइल में सिक्रीशन का बायस बनता है। आप जानते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस अहम होते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब बात करते हैं लिवर के फंक्शंस के बारे में। लिवर बाइल के जरिए डाइजेशन में अपना किरदार अदा करता है। बाइल सिक्रीशन के अलावा लिवर के दीगर कई अहम फंक्शंस होते हैं। इनमें से एक फंक्शन है स्टोरेज, यानी चीजों को स्टोर करना। लिवर शुगर्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, उसमें कन्वर्ट करता है और उसे स्टोर करता है। यहां पे यानी लिवर में फैट्स भी स्टोर होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स यानी विटामिन ए, डी, ई और के भी स्टोर होते हैं। लिवर में मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, मसलन आयरन, कॉपर वगैरह जो है। लिवर का स्टोरेज रोल शॉर्ट टर्म होता है। किसी भी गिवन डे के दौरान लिवर सेल्स में स्टोर्ड मटेरियल्स की मिकदार वेरी करती है। इसी वजह से लिवर सेल्स का साइज भी दिन के दौरान वेरी करता है। जब स्टोर्ड मटेरियल की अमाउंट लिवर सेल्स में ज्यादा होती है तो उनका साइज ज्यादा होता है, और जब स्टोर्ड मटेरियल्स की अमाउंट कम होती है तो डेफिनेटली लिवर सेल्स का साइज कम होता है। लिवर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ये थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू से मिलकर बना है। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। लिवर के अंदर फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जाता है। ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड्स नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूको मतलब है ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस प्रोडक्शन, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिवर में लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी होती है। ये फॉस्फेटी एसिड्स को डीनेचर करता है और यहां पे फैट्स की फॉस्फोराइलेशन भी होती है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फैट्स में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। जब फैट्स पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। तो लिवर में फैटी एसिड्स की डीनेचरेशन भी होती है और फैट्स की फॉस्फोराइलेशन भी होती है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, लिवर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे एक्सेस अमीनो एसिड्स की डीअमीनेशन होती है। आप जानते हैं किसी भी अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। किसी भी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप के रिमूवल को डीअमीनेशन कहा जाता है। जब डीअमीनेशन होती है तो अमीनो ग्रुप अमोनिया में चेंज हो जाता है, जबकि अमीनो एसिड का बाकी हिस्सा पायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, इसलिए इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे यूरिया कहा जाता है। ये कन्वर्जन रिएक्शंस के एक साइकिल के जरिए होती है, जिसे ऑर्निथीन अर्जिनिन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को यूरिया साइकिल भी कहा जाता है। सिंथेसिस, लिवर सेल्स के अंदर बहुत से सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है। मसलन यहां पर कैरोटीन से विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। कैरोटीन किन में होता है? गाजरों में और कई
फ्रूट्स में कैरोटीन होता है। ये कैरोटीन जो है लिवर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर में एल्ब्यूमिन भी बनता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, तो यकीनन ये अमीनो एसिड से बनता है। तो लिवर के अंदर एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड्स के जरिए। लिवर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनते हैं, मसलन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन वगैरह। बाइल पिगमेंट्स भी यहां तैयार होते हैं। बाइल पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनकी सिंथेसिस भी लिवर के अंदर होती है। ये हम पहले बता चुके हैं, जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन की भी ब्रेकडाउन होती है, और हीमोग्लोबिन का हीम जो है वो कन्वर्ट होता है इन पिगमेंट्स में, जिन्हें हम कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है। लिवर के अंदर एक एंजाइम भी बनता है जिसे हेपरिन कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। फेगोसाइटोसिस, लिवर के अंदर फेगोसाइट्स भी होते हैं, खास फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स कहते हैं, फेगोसाइट्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो इनगल्फ करते हैं सेल्स या सेल डेब्री को इनगल्फ करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। लिवर में मौजूद फेगोसाइट्स को कुपर सेल्स कहते हैं। ये कुपर सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिवर के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन फीटल लाइफ के दौरान, फीटस के अंदर। फीटस अब किसको कहते हैं? ह्यूमन एम्ब्रियो को 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फीटस कहा जाता है, और इस अरसे को 3rd मंथ से बिगिनिंग से लेकर बर्थ तक, ये जो पीरियड है एम्ब्रियो का, इसको फीटल लाइफ कहते हैं। फीटल लाइफ के दौरान लिवर के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन भी होती है। लिवर का एक और अहम काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। लिवर के अंदर ड्रग्स और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए। लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होता है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब आखिर में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की। गॉल के कई मानी है, उनमें से एक मानी है बाइल, यानी लिवर की सिक्रीशन। जिस थैली के अंदर गॉल यानी बाइल स्टोर होता है उसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये एक पेयर शेप होती है लिवर के इंफीरियर सरफेस पे। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी विड्थ 4 सेंटीमीटर होती है। ये वो थैली है जिसमें बाइल टेम्परेरी स्टोर होता रहता है, और फिर ये बाइल गॉल ब्लैडर से बाहर निकलता है एक नाली के जरिए जिसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है।